नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मोदी जी से मेरी जितनी असहमतियां रही होंगी, उनकी नीतियों पे मैंने जितने सवाल उठाए होंगे पिछले 11 सालों में, उन सबको एक साथ रख लीजिए और उनको 100,000 गुना ज्यादा विरोध मेरा दर्ज कर लीजिए, तो आज मैं इस बात का विरोध जता रहा हूं कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मोदी जी अपनी कुर्सी जाने के डर से भारत के किसानों की जान लेने पर उतारू हो जाएंगे। शब्द मेरे बहुत तीखे हैं, लेकिन जिस तरह अमेरिका के दबाव में आकर उन्होंने कपास के लाखों किसानों के साथ धोखा किया है, वो खौफनाक है, खतरनाक है, इस देश को तबाह करने वाला है। पता नहीं अमेरिका से क्यों डर गए हैं मोदी जी। उनको लग रहा है कि ट्रंप और अंबानी मिलकर क्या उनकी कुर्सी हटा देंगे? क्या मोदी जी को डर लग रहा है कि अगर वो कुर्सी से हट गए तो उनका क्या हाल होगा? क्या उनको डर लग रहा है कि कारनामे खुले तो जेल जाना पड़ सकता है? ऐसी कौन सी चीज है जिससे मोदी जी ट्रंप के आगे झुक गए और कपास के किसानों के लिए उन्होंने वो खौफनाक काम कर दिया? अमेरिका के कपास के टैक्स को हटा दिया। भारत के कपास के लोग, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हैं, वो महाराष्ट्र जहां सैकड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उनका गुजरात मिला के 60 से 70% कपास का उत्पादन करते हैं। यहाँ के किसान बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। मोदी जी मत करिए ये बात। भारत के किसानों के लिए भविष्य खत्म हो जाएगा। खौफनाक तरीका से मोदी जी ट्रंप के आगे झुकते जा रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं अभय दुबे जी से ये बात कर रहा था, और अभय दुबे जी ने जो कहा उसको सुनकर मेरा दिल कांप गया है। आप भी सुनिए कि भारत के साथ होने वाला क्या है। आप जिन विश्व गुरु की कल्पना कर रहे थे, वो आपका देश तबाही के कगार तक कैसे ले जा रहे हैं। दिल थाम के सुनिए और अभी भी अपनी आंखें खोल लीजिए, वरना ऐसे अंग्रेजों ने एक कंपनी बना के हमारे देश को गुलाम कर लिया था, अमेरिका फिर हमारे देश को वैसे ही गुलाम करने की तैयारी कर रहा है और मोदी जी सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं। ले चलता हूं सीधा अभय दुबे जी के पास इस रिक्वेस्ट के साथ, इस वीडियो को अपने सब दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्र मंडली को भेजिए। आंखें खोलिए और विरोध करिए कि हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं। हम इस देश के किसानों को तबाह नहीं होने देंगे, और आप नहीं खड़े हुए तो यकीन मानिए आने वाली पीढ़ियां आप पर ही सवाल खड़ा करेंगी। जो मौन रहेंगे, समय लिखेगा उनका इतिहास। चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन करके, फिर कह रहा हूं ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिएगा, क्योंकि अभय दुबे जी की बात इस देश के लोगों को सुनना जरूरी है। चलते हैं अभय दुबे जी के 4 PM न्यूज नेटवर्क में। स्वागत है अभय दुबे जी आपका। और आज मैं थोड़े कड़े शब्दों में इस बात की निंदा कर रहा हूं और कह रहा हूं कि मोदी सरकार ने देश के किसानों को पूरे मौत के कगार पे खड़ा करने की तैयारी कर ली है। मैं मुंबई में अपने ऑफिस में बैठा हूं। महाराष्ट्र वो है जहां पर कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और सरकार ने मेरी जानकारी के मुताबिक किसानों की आत्महत्या के आंकड़ों की डिटेल देना बंद कर दी है। लेकिन आज मैं महाराष्ट्र के कुछ प्रबुद्ध लोगों से मिला, उन्होंने बताया कि सैकड़ों लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या कर ली है। किसानों के पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है, किसानों की खेती तबाह हो रही है। मैं मोदी सरकार की तमाम नीतियों पर सवाल उठाता रहता हूं, लेकिन आज जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं वो अब तक की शायद सबसे खराब नीति है। ये उनके उद्योगपति मित्रों को दिए गए धंधों से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। ये देश को तबाह करने की स्थिति है। और इस देश के जो किसान हैं, जो जवान हैं, कहा जाता था लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, जवान के बराबर किसान, किसानों को मौत के कगार पे ले जा रही है ये मोदी सरकार। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये इससे खौफनाक बात हो सकती है? मोदी जी ने तमाम भाषणों में ये कहा जो कि मेरे को बड़ा दबाव है, मेरे कपास को के बड़ा किसानों के साथ संजय जी मैं सवाल पूरा कर लूंगा अभय जी। मोदी जी ने कहा कि मैं, मेरे को बड़ा दबाव है, लेकिन मैं देश के किसानों के आगे, देश के किसानों पे कोई अत्याचार नहीं होने दूंगा। लेकिन अब पता चला कि चुपचाप कपास पे जो अमेरिका और जो विदेशी टैक्स है वो हटा दिया गया दिसंबर तक। यानी जब तक भारत के कपास की फसल आएगी तब तक विदेशी कपास तो 10-15% सस्ती हो जाएगी टैक्स में, वो भारत में आ चुकी होगी। कपास के किसान तबाह हो रहे हैं। और क्या ये अभय जी शुरुआत है? बात कपास से शुरू हो रही है तो क्या बात देश के बाकी किसानों तक जाएगी? इससे खौफनाक, इससे खतरनाक कोई और बात हो सकती है जो मोदी सरकार करना चाह रही हो? ये तो बिल्कुल आत्मघाती कदम है। किसान बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। गुजरात, तेलंगाना और मध्य प्रदेश मिलकर कपास की 60 से 70% खेती करते हैं। इन 3 राज्यों के किसान, जिसमें उनका गुजरात भी शामिल है, कहां जाएंगे, क्या करेंगे? और छुपा क्यों रही है गोदी मीडिया? मोदी जी अब बता क्यों नहीं रहे हैं कि अमेरिका पे कौन सी नस दबी हुई है जो उन्होंने किसानों के खिलाफ इतना बड़ा फैसला ले लिया, चुपचाप विदेशी दरवाजे खोल दिए?
संजय जी, जिस जज्बे के साथ अभी सवाल उठा रहे हैं, मैं उस जज्बे के साथ हूं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये केवल एक नीतिगत परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये भारत के किसानों के साथ किया जाने वाला एक छल है, और उस छल की शुरुआत कपास के क्षेत्र से हो रही है। अभी हमें तैयार हो जाना चाहिए कि ये छल जो है दूसरे क्षेत्रों को भी अपनी लपेट में लेगा, अपनी तरफ खींचेगा। मैं आपको सिलसिलेवार इसके बारे में बताता हूं। मैं भी बहुत चिंतित हूं इसको लेके। देखिए, सबसे पहले सरकार ने कपास के क्षेत्र में 30 सितंबर तक के लिए एक अवधि दी, एक तारीख दी, 30 सितंबर तक हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाजत देंगे। मतलब किसी भी किस्म का कोई आयात शुल्क या कोई भी टैरिफ अपनी तरफ से हम नहीं लगाएंगे कपास के। बाहर से अगर विदेशों से कपास आएगी तो आप देखिए, अमेरिका की कपास भारत आने के लिए तैयार खड़ी हुई है। अच्छा, उसके पीछे सरकार ने तर्क ये दिया कि भारत के किसानों की फसल, कपास की फसल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के किसानों की फसल तो अक्टूबर में आती है बाजार में, तो जितना भी आयात होना होगा वो 30 सितंबर तक हो जाएगा। और क्योंकि भारत में कपास का उत्पादन थोड़ा गिरा है, तो उसकी जो भरपाई हो जाएगी, जो गैप है, बीच में अंतराल है भारत के उत्पादन में, तो हम लोग आयात से उसकी भरपाई कर लेंगे। इस तरह का मासूम सा लगने वाला तर्क भारत सरकार ने दिया। तो उस तर्क को खैर सब लोगों ने मान लिया कि भारत सरकार की नीयत ठीक है, उस पर कोई ज्यादा हंगामा नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% दंड स्वरूप टैरिफ लगाया, यानी कुल 50% टैरिफ लगाया, उसके अगले ही दिन सरकार ने क्या किया, अपने ही तर्क को उलटते हुए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अवधि दिसंबर तक बढ़ा दी, 31 दिसंबर तक बढ़ा दी। अब अक्टूबर में जब किसानों की फसल, यानी किसानों का, भारत के किसानों का, महाराष्ट्र के, गुजरात के, इन किसानों का कपास जब बाजार में आएगा, तो उस वक्त जो टेक्सटाइल मिलें हैं उनके पास ड्यूटी फ्री कपास, विदेशी कपास पहुंच चुका होगा। तो उसमें सबसे ज्यादा मार किस पे पड़ेगी? भारत के किसानों के कपास के ऊपर मार्केट में सबसे ज्यादा। केवल 10 दिन के अंदर अंदर सरकार ने छल करते हुए, धोखा देते हुए किसानों को अपने तर्क को पलट दिया। बात केवल यहीं तक नहीं रुकी, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। आंकड़े क्या हकीकत है, आंकड़े कहने से लगता है कि हम कोई अजीब सी चीज जो है ना वो आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, 18 अगस्त तक भारत में कपास के आयात पर 11% टैरिफ लगता था। भारत सरकार 11% टैरिफ लगाती थी। इसमें 10% इंपोर्ट ड्यूटी थी और 10% एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी इसके अंदर शामिल था। 18 अगस्त को पहली जो अधिसूचना सरकार ने जारी की, उसके 10 दिन के भीतर सरकार ने कपास की कीमत में ही 1100 रुपए प्रति गांठ की कटौती कर दी। यानी किसानों को मिलने वाले दाम के में 1100 रुपए की कटौती कर दी गई। अब आप सोचिए, अच्छा अब स्थिति क्या है कि एक तो पहले से किसानों के कपास की कीमत काट दी गई, उसके बाद में दूसरी तरफ आपने ड्यूटी फ्री उसकी इजाजत भी दे दी, और उसके बाद जो अपने ही तर्क को उलटते हुए आपने सितंबर तक उसको बढ़ा दिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत के जो कॉटन ग्रोवर्स हैं, भारत के जो कपास किसान हैं, कपास किसानों के ऊपर सरकार ने विदेशी आयात की, खासतौर से अमेरिकन आयात की कपास जो है उसकी तलवार लटक रही है। आप याद कीजिए, एक जमाने में बीटी कॉटन भारत आया करता था, ये विदेशी हुआ करता था। इस बीटी कॉटन की वजह से क्या होता था कि जो किसान बीटी कॉटन उगाते थे, भारत किसानों को भी मजबूर किया जाता था कि बीटी कॉटन उगाएं, तो उनको तरह तरह की बीमारियां हो जाती थी और बहुत बड़े पैमाने पर किसान बीमार होते थे, और भारत के कपास किसानों में गुर्बत, भयंकर किस्म की गरीबी बीटी कॉटन के आने के बाद ही शुरू हुई। अब स्थिति यह है कि कपास का पूरा सेक्टर जो है, पूरा सेक्टर सरकार ने विदेशी कपास के सामने के पर गिरवी रख दिया है। अब आप सोचिए, सरकार कह रही है कि हमारी टेक्सटाइल मिलों को कपास जाती है। अच्छा, ट्रंप ने टेक्सटाइल के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। जो पूना की टेक्सटाइल मिलें हैं वो बंद होने की तरफ जा रही हैं, सूरत की टेक्सटाइल मिलें बंद होने की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि टेक्सटाइल मिलों में उत्पादन गिरेगा तो ना कम कपास की जरूरत पड़ेगी, और जब किसानों की कपास अक्टूबर में आनी शुरू होगी, उससे पहले इंपोर्टेड कपास आ जाएगी, और उन्हें पहले से ही कम कपास की जरूरत है, तो वो किसानों की कपास नहीं खरीदेंगे।
तो उसमें बाजार में उनके दाम पे और ज्यादा मार पड़ेगी, उन्हें और भी ज्यादा सस्ती कपास बेचनी पड़ेगी, या तो उनकी कपास बेकार हो जाएगी, बिकेगी नहीं, या बहुत ज्यादा उन्हें सस्ती कपास बेचनी पड़ेगी और किसान पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। अच्छा, और ये खास बात यह है कि आप बेशर्मी की हद देखिए, सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मोदी जी अभी जापान जाने से पहले ये कहते हुए घूम रहे थे कि वे किसी भी कीमत पर किसानों के, मछुआरों के और पशुपालकों के हितों की कुर्बानी नहीं देंगे, उनके ऊपर कितना भी दबाव पड़े लेकिन वो दबाव को झेल लेंगे। ये उन्होंने माना कि दबाव और बढ़ने वाला है, उस दबाव को झेल लेंगे। लेकिन यहाँ तो जो पैटर्न है वो कुछ और ही दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो कपास से उन्होंने शुरुआत की है। भाई हम कैसे मान लें कि अन्य क्षेत्रों में नहीं होगा, कपास में क्यों किया आपने? जो आपने खुद तर्क दिया था कि 30 सितंबर तक हम 30 सितंबर के बाद कपास को ड्यूटी फ्री कपास का आयात नहीं होगा, जो तर्क दिया था उसी तर्क को आपने उलट दिया। हम कैसे मान लें अन्य क्षेत्रों में आप ये नहीं करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि भारत के कृषि क्षेत्र को बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाना चाहिए या सरकार का विरोध करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। देखिए, कपास एक ऐसा आइटम है जो कि नकदी फसल है, सीधे सीधे उद्योग के काम आती है। ऐसा नहीं है कि हम सब लोगों को काम नहीं आती कपास की, भाई हम लोग आएगी तो फिर वो आटा बन के आएगी, हम लोग घरों पे खाएंगे उसको, गेहूं, चावल और दाल जैसी चीज नहीं है ये तो सीधे सीधे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाती है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाके ऐसी एक इंडस्ट्री में जाती है जहां सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होता है। और भारत सरकार, भारत के जो टेक्सटाइल वस्त्र निर्माता हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को ही और दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी, बहुत बड़े पैमाने पर उसमें मुनाफा कमाते हैं। हालांकि ये बात सही है कि भारत बांग्लादेश से, वियतनाम वगैरह से इस मामले में बहुत पीछे है। इसलिए पीछे है कि मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में किसी भी देश के साथ में कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया, जबकि वियतनाम में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, बांग्लादेश ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, मोदी सरकार ने नहीं किया। बीजेपी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध करती रही हमेशा, इसलिए इन्होंने कहीं नहीं किया। अब इन्होंने जब लगा कि ट्रंप के घूसे तमाचे और मिसाइलें पड़ने वाले हैं, तब इन्होंने जाके ब्रिटेन के साथ में पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 11 वर्ष में किया है, पहला, जबकि उन लोगों के पहले ही चल रहा है। इसीलिए वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भारत से बहुत आगे हैं छोटे छोटे देश। तो ये स्थिति है, ये बिल्कुल ही फिसड्डी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, और इसने पहला लक्षण दिखा दिया है कि ये भारत के किसानों को किस तरह बर्बाद करना चाहती है। इसी लक्षण में ये भी निहित है कि ये ट्रंप के दबाव में आकर भारत का वह कृषि क्षेत्र अमेरिकी पूंजी और अमेरिकी माल के लिए खोलना चाहती है, जो भारत के इतिहास में आज तक नहीं खोला गया। ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि किसान आज केवल कपास है, फिर वो डेयरी क्षेत्र में आना चाहते हैं, फिर वो अनाज के क्षेत्र में आना चाहते हैं। यानी विदेशी अगर हमारे किसानों को तबाह कर देंगे, हमारे खेत खलिहानों पे उनके कब्जे होंगे, हमारी खेती वो तय करेंगे अभय जी, तो इस देश का आर्थिक ढांचा, सामाजिक ढांचा और गरीबी का स्तर खत्म, तबाह हो जाएगा। मतलब हजारों किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो ये जो जाएंगे। नीति है संजय जी, ये जो नीति है, इसमें वो बीटी कॉटन उगाने वाली नीति अलग नीति थी। इसमें किसानों को मजबूर किया जाता था, भाई बीटी कॉटन उगाइए, तो उसमें बीमारियां भी होती थी और वो परेशान होते थे और उनको गरीबी भी काफी झेलनी पड़ी। यहाँ तो ये है कि वो विदेश से सीधे सीधे कपास मंगा रहे हैं, ड्यूटी फ्री कर दी है कपास उन्होंने। तो जब ड्यूटी फ्री कपास यहाँ पे आ रही है, तो जो टेक्सटाइल की फैक्ट्री चलाने वाला होगा वो ड्यूटी फ्री कपास को लेगा। तो ये सीधे सीधे किसान कपास का जो भारत के कॉटन फार्मर्स का जो मार्केट है, उस मार्केट के ऊपर बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा इसका। अबे जी, इस हद तक आदमी ब्लैकमेल कब होता है, किस चीज से होता है? क्या कौन सी नस दबा ली है अमेरिका ने, जिस तरह से मोदी जी और शाह साहब जासूसी कर करके आगे बढ़े हैं? चाहे वो संजय जोशी की सीडी का मामला हो, बाकी लोगों की जासूसी का मामला हो। कहा जाता है कि दोनों लोग बहुत जादूगर हैं, जासूसी करने में एक्सपर्ट हैं। लोगों के फोन टेपिंग हो, लोगों की इंटेलिजेंस हो और लोगों की सीडियां हो, ऐसे तरह के आरोप लगते रहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि मोदी जी की कोई सीडी हो अमेरिका में, मैं नहीं मान सकता। वो गए जमाने जासूसी कांड की जो बात मोदी जी को लेके होती थी, देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, जो तलवार, संजय जी, एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध कहावत है, हर भाषा में है, वो अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। हिंदी में उसका मतलब यह है कि जो तलवार के बल पे जीवित रहता है, वो तलवार से ही मारा जाता है।
यानी तलवार के दम पे जिंदा रहता है, वो तलवार के खाट पे उतरता है। तो जो सीढ़ियों की दम पे जिंदा रहेगा उसकी सीढ़ी भी जरूर बनेगी। अरे नहीं, मैं नहीं हाँ, मान सकता नहीं ये नहीं, बात। मैं वो कहा कह कह रहे रहा थे हूँ, इंडिया मैं तो में केवल भाई कमाल है। कहावत आप मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो केवल कहावत बता रहा हूँ। कहावत मैं बताइए, तो ये उसको बता रहा फॉलो हूँ कि देखिए दुनिया इसी तरीके से चलती है। आप लोगों का सम्मान करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। करिए। आप सच्ची लोगों बात। को गाली देंगे, आपको भी गाली सुननी पड़ेगी। आप लोगों को बिल्कुल मारेंगे, लोग पलट के आपको मारेंगे। लोग बिल्कुल आपको सही, सताएं, आप लोगों को सताएंगे, लोगों को जब मौका मिलेगा वो आपको सताया जाएगा। आप बिल्कुल लोगों ठीक की है। सीढ़ी बनाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ ये लोग सीढ़ी बनाते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसा बनाएगा जो करेंगे, बनाएगा वो, एक दिन आपकी जो भी वो सीढ़ी है बनाई जाएगी। मैं बनाइए, ये मैं कह रहा सहमत हूँ, हूँ। कोई बिल्कुल मैं बचेगा नहीं इसमें। मानता हूँ। तो वो जो है, मैं जब शायद इंटर विंटर में रहता हूँ, तो मेरे माता जी पिताजी श्री राम शर्मा आचार्य जी जो है उनके आश्रम से जुड़े थे, तो मेरे घर में पोस्टर टाइप का लगा हुआ, तो मुझे आज तक याद है। उसकी एक लाइन मुझे हमेशा की याद हो गई। वो लाइन थी कि दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। अपने लिए तो पसंद वही लाइन आपने भी कह दी कि भाई ये जो काम नहीं। करता रहा है, या हमारे शब्दों में जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो गड्ढे में गिरता जरूर है। लेकिन बड़ा नहीं, न सवाल केवल गड्ढे में 140, गिरता है बल्कि दूसरे उसके लिए गड्ढा खोदते हैं। दूसरे के लिए गड्ढा दूसरे, हाँ, लेकिन दूसरे बड़ा उसके लिए सवाल गड्ढा। 140 करोड़ देशवासियों का है। बड़ा सवाल इस देश की अस्मिता का है, इस देश की शान का है, इस देश की अस्तित्व का है। अगर कोई प्रधानमंत्री अपने किसी भी डर से, मैं ब्लैकमेलिंग ही नहीं मानता, मैं डर भी मानता हूँ कि भाई मोदी जी को लग रहा है कि अगर मुकेश अंबानी कुछ खुरपैच कर रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि ट्रंप की मुकेश अंबानी की दोस्ती हुई, और कोई अगर मोदी जी को सपने में भी ये बात कह दे या सपना ही आ जाए रात को कि भैया ट्रंप और अंबानी मिलकर मेरी सत्ता उखाड़ना चाहते हैं, डर सबको लगता है, जान सबकी सूखती है। एक कहावत थी पिक्चर में, नाना पाटेकर ने कहा था कि डर सबको लगता है, जान सबकी सूखती है। मोदी जी को भी लगता होगा, या हो सकता है मुझे कम लगता हो, आपको कम लगता हो, या किसी को ज्यादा लगता हो। तो लेकिन कोई सीमा तो ऐसी होती होगी ना डर की, कि आप यहाँ पे आपको डर लगा। तो फिर ये हो सकता है कि मोदी जी को लगता होगा कि भाई 17 सितंबर पास आ गई, अगर इसी समय अंबानी ने बगावत कर दी और इसी समय ट्रंप ने खेल कर दिया, गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मोहन भागवत सब पीछे पड़े हुए हैं, और मैं हट गया कुर्सी से, तो मेरे ना जाने कौन कौन से केस खोल दिए जाएंगे। अगर मैं राष्ट्रपति नहीं बना देश का, तो मुझे संवैधानिक कवच भी, मतलब ज्ञानेश कुमार को मैंने दे दिया कवच, राजीव कुमार को तो मैंने दे दिया कवच कि कोई मुकदमा नहीं लिखाया जा सकता, इनके खिलाफ एफआईआर नहीं सकती। लेकिन मोदी जी को लगता है मेरे लिए तो कोई कवच नहीं है। अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री हो गया, तो कोई इतिहास के पन्नों में ये लिख दिया जाए कि पूर्व प्रधानमंत्री इस कर्मों के कारण जेल। मैं ये नहीं कह रहा उनको जेल जाना होगा, लेकिन डर तो लगता ही होगा। ख्याल तो ऐसे आते होंगे, कब तक एक बड़े बंगले में मोर को दाना खिलाते रहेंगे। उनके अपने दोस्ती भी नहीं है नेताओं से। अमित शाह जी पता नहीं कितना साथ देंगे, कितना नहीं देंगे। लोग तो कह रहे हैं कि अमित शाह जी भी कुछ कुछ खटपट चल रही है गेमिंग वाले मामले को लेकर, उनके बेटे को लेकर। अलग अलग कहानियां हैं सोशल मीडिया पे, उन कहानियों में नहीं जाना चाहता। लेकिन इस डर की वजह से अमेरिका के तलवे चाटना, वो कह रहा है भाषा देगी ट्रंप की, वो कह रहे हैं कि मैंने 24 घंटे का ही, तो 5 घंटे के अंदर सरेंडर कर गए। मतलब गुंडा होता है ना शहर का, कि मैंने तुम्हें 24 घंटे में कहा था, तुम तो 2 घंटे में, 5 घंटे में सरेंडर कर गए मेरे आगे। मतलब प्रधानमंत्री को, हमारे 140 करोड़ के प्रधानमंत्री को एक देश का राष्ट्राध्यक्ष धमका रहा है, हमें को खून खोल जाता है। क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा? छोटे छोटे कंट्री, ईरान खड़ा हुआ नहीं खड़ा हुआ, भूत भर दिया अमेरिका को। क्या कर लिया अमेरिका ने ईरान का? लड़ाओ, अपने स्वाभिमान से लड़ाओ। स्वाभिमान से बड़ी क्या है? एक 80-90 साल के बुजुर्ग ने वो देश दुनिया के अंदर नाम कर लिया कि ये है ईरान का आदमी जिसने धुका दिया इजराइल और अमेरिका को मिलकर कुछ नहीं कर पाए। भारत के अंदर इतनी हैसियत खत्म हुई। हमारा कपास के में तुम, हमारे कपास किसानों को मार डालो, हमारे खेती बाकी कृषि में आ जाओ तुम, और प्रधानमंत्री चुप है। कहां तक रुकेगा ये सिलसिला? देखिए, ट्रंप के जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं उसको मैंने बहुत ध्यान से सुना। ट्रंप साहब बड़े ही भिजे हुए उच्चारण में अंग्रेजी बोलते हैं, तो हम भारतीयों को उनकी अंग्रेजी थोड़ा कम समझ में आती है। एक दो बार उनका पूरा वीडियो चलाना पड़ा। उसमें एक जगह वो कहते हैं कि मैंने इनसे कहा, माई टेरिफिक फ्रेंड मोदी, माई टेरिफिक फ्रेंड मोदी से उन्होंने कहा कि अगर तुमने मेरी 24 घंटे के अंदर कल सवेरे तक मुझे फोन नहीं किया कि हमने युद्ध बंद करवा दिया है, तो मैं इतना भारी टेरिफिक तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा कि तुम्हारा सिर चकरा जाएगा। बाप योर रे हेड विल बाप। स्पिन। उन्होंने कहा योर हेड विल स्पिन। आज अखबारों में उनका ये छपा भी है कि ट्रंप ने धमकी दी है कि वो सिर चकरा जाएगा। इसलिए उन्होंने 24 की बजाय 5 घंटे में ही बंद कर दिया। ये कहा है मैं ट्रंप बड़ा ने। मैं बड़ा मैं बड़ा बदतमीज आदमी हूँ इस मामले में। मुझसे मैंने एक जगह कहा कि एक मुख्यमंत्री ने एक पत्रकार को थोड़ी अभद्र भाषा कर दी। मैंने लाइव कहा कि मुझसे अगर किसी मुख्यमंत्री ने कहा होता, इस भाषा का मैं इस्तेमाल करता, तो मैं मुख्यमंत्री को पलट के कहता कि तू
तू ऐसा, तेरा बाप ऐसा। जैसे ही उन्हें ट्रंप ने कहा कि सिर चकरा जाएगा, तो मोदी पलट के कहते हैं तुम्हारी हैसियत है, 140 करोड़ के देशवासी है, गुरु गोविंद से लेकर पन्ना धाय तक के किस्से सुनाती है, वो देश है जो घास की रोटी खाकर युद्ध लड़ा है अपनी शान और शौकत के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, तो हमें धमका रहे। और देखिए छोटे छोटे देश जिन्होंने पलट के टैक्स लगाया, क्या कर लिया ट्रंप ने उनका। मैं वही कह रहा हूँ कि मोदी जी का डर, मोदी जी का कुर्सी पे चिपके रहने की चाहत ने देश को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। कपास वाले मामले को लेकर मैं कह सकता हूँ, ये डर उनका, ये आतंक, ये खौफ कि मैं कुर्सी से हट गया तो मेरा क्या होगा, कि देश को बेच देंगे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से अमेरिका के रूप में हमारे सामने आ जाएगी, हम भारत के लोग गुलाम हो जाएंगे। ये अब यही कगार तो बची है, इसके अलावा बचेगा क्या देश में अगर यही परंपरा जारी रही तो। जो कपास के किसानों के साथ ये कर रहे हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक संकेत हम लोगों को देता है। अब देखिए ये बात खुलेगी और इसके ऊपर और भी चर्चा होगी। अब जो किसान संगठन है फिर से सक्रिय होंगे। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार मुख्य तौर पर जो किसान आंदोलन था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों का आंदोलन था, बाकी लोगों की हमदर्दी थी मुख्य तौर पर ये था। अब महाराष्ट्र का, गुजरात का और तीसरा आपने क्या कर्नाटक के किसान बोला, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना के किसान, हाँ तेलंगाना के किसान भी, क्योंकि वो कपास तो वहां ज्यादातर पैदा होती है 70%, तो उसमें वो लोग इसमें कूदेंगे। तो काफी गुजरात किसान उनका अपना गुजरात नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गुजरात के किसान जो, अच्छा मोदी जी जो ट्रंप के टैरिफों का असर है उसमें मोदी जी की मुख्य दिलचस्पी किसमें है, हीरा इंडस्ट्री में, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में ही केवल मोदी जी की दिलचस्पी है। इसीलिए तो वो कहते हैं कि मेरे लिए स्वदेशी का क्या मतलब है। मोदी जी का एक बयान सुनो, बिल्कुल ताजा बयान, चीन और अमेरिका जाने से पहले उन्होंने जो ताजा भाषण दिया है, जो आराम से आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मेरे लिए स्वदेशी का सीधा सीधा मतलब है कोई भी करेंसी हो, काली हो या पीली हो, मोदी जी कहते हैं कोई भी करेंसी हो, काली हो पीली हो, डॉलर हो पाउंड हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। भारतीयों का पसीना होना चाहिए उसके अंदर। इसका मतलब है भारतीयों की हैसियत उत्पादन के इस बाजार में केवल मजदूर की है, ना तो भारतीयों के पास पूंजी है, उन्हें डॉलर और पाउंड चाहिए, और पूंजी भी है तो वो काली या पीली है, सफेद पूंजी नहीं है। वो काली या पीली पूंजी है जो कि उन्होंने नोटबंदी में खत्म कर दी थी। वो पता नहीं जादू की जोर से कहां से प्रकट हो गई है। ना इनके पास टेक्नोलॉजी है, ना इनके पास पूंजी है, इनके पास केवल सस्ता श्रम है। ये भारतीयों को विदेशी पूंजी के श्रमिक बनाना चाहते हैं, एकमात्र विदेशी पूंजी और विदेशी प्रौद्योगिकी के श्रमिक बनाना चाहते हैं। यही है इनका अमृतकाल, आजादी का अमृत महोत्सव, यही इनका अमृतकाल है। अच्छा आप सोचिए, जिन लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में स्वदेशी का आंदोलन किया था और अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी का झंडा बुलंद किया था, वो तो आज हमारे बीच नहीं है। उनकी आत्माएं क्या सोच रही होंगी कि विदेशी पूंजी के दम पर भारत में स्वदेशी स्थापित होगा, विदेशी प्रौद्योगिकी के दम पर भारत में स्वदेशी स्थापित होगा, काले धन और पीले धन के नाम के ऊपर स्वदेशी स्थापित होगा भारत में। ये स्वदेशी की भावना रह गई है, ये स्थिति है। सही बात है, यही तो देखिए इस वक्त हम लोगों की स्थिति बहुत खराब है। योगेंद्र यादव ने पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी बात कही कि भारत के मीडिया वाले जो हैं आने वाली पीढ़ियों से आंख नहीं मिला पाएंगे। सही कहा। ये उन लोगों के लिए बात थी जो सरकार की इन बातों के बदले पलट के सवाल नहीं करते, जो सरकार की हर बात के लिए भजन कीर्तन करते रहते हैं समर्थन में। ये उनके लिए कहा गया था। देखिए देश की जनता के मन में जो नाराजगी है, वो नाराजगी केवल मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं है, वो नाराजगी इस मीडिया के प्रति भी है, जो योगेंद्र यादव के अनुसार आने वाली पीढ़ियों के साथ में नजर नहीं मिला पाएगी। जो मौन रहेंगे समय लिखेगा उनका भी इतिहास, भी अपराध, सही बात है। वो बिल्कुल, जो खामोश रहेंगे समय उनका भी इतिहास लिखेगा, बताएगा कि जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सारे के सारे विद्वान खामोश बैठे हुए थे। जो गोदी मीडिया है जो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहा है, एक दिन हिसाब तो उनका भी लिखा जाएगा अभय जी। लेकिन वोट चोरी से लेकर अब किसानों की खेत चोरी, अब ये नया नारा होगा, और ये नया नारा क्या देश में नई क्रांति पैदा करेगा, वोट चोरी और खेती चोरी। मेरा तो मानना यह है कि इस सरकार के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षेत्रों में
अलग अलग आंदोलन शुरू होने वाले हैं। अब कपास किसानों को आंदोलित होना ही पड़ेगा, असंभव है, वरना उसके पूरे हितों को सरकार ने विदेशी पूंजी के आगे, विदेशी कपास के सामने गिरवी रख दिया है। भारत सरकार अमेरिका के और यूरोप के जो कपास उत्पादक हैं, जिन्हें हैवी सब्सिडी मिलती है, भारी सब्सिडी मिलती है, उसके लिए, उनके हितों के लिए काम कर रही है। ये अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी, और अब तो ये दबाव बनना चाहिए कि अमेरिका के कपास उत्पादन पर 100% टैक्स लगाओ। तुमने छूट किया है, 100% टैक्स लगाओ। अगर वो हम पे 50% लगा रहे हैं, जैसे चीन ने लगाया, अमेरिका पीछे हुआ, कनाडा ने लगाया, अमेरिका पीछे हुआ। 31 दिसंबर तक अगर ये नीति जारी रही, बीच में सरकार ने इसको वापस नहीं लिया, तो भारत का मार्केट और भारत की टेक्सटाइल मिलें ड्यूटी फ्री इंपोर्टेड कपास से भर जाएंगी, और वो भारत के कपास उत्पादकों के लिए, भारत के कपास किसानों के लिए मौत की घंटी होगी। बिल्कुल ठीक है। और हम सब जो हैं वो ये करते रहे कि गलवान घाटी में जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देते रहें, चीन को गाली देते रहें, चीन की झालर उतारते रहें, चीन कहें कि चीन की झालर का बहिष्कार करना है दीपावली पे, और अपने प्रधानमंत्री जी टाटा बाय बाय करके चीन जा रहे हैं। शर्म आ रही होगी, नहीं आ रही होगी? गलवान घाटी के शहीद याद आ रहे होंगे, इनको नहीं आ रहे होंगे, चीन चल दिए साहब। मोदी जी की पूरी कोशिश है किसी तरीके से वो अपनी सत्ता की निरंतरता सुनिश्चित करें। इसके अलावा कोई, इस वक्त चारों तरफ से ऐसे लोग न दिख रहे हैं जो उनकी सत्ता छीनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अंबानी जी सत्ता छीनना चाहते हैं, उन्हें लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्ता छीनना चाहता है, उन्हें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, उनसे उनके खिलाफ माहौल बन रहा है। तो वो किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इसी में कहीं कोई उन्हें पतली गली मिल जाए, इस गली में होते हुए दोबारा आके वो अपनी कुर्सी पे बैठ जाएं जम के, और फिर उन्हें कोई उतार ना पाए कुर्सी से। कुल मिला के उनका लक्ष्य इतना है, यही उनके सारे जीवन का उद्देश्य रहा है, एक बार सत्ता प्राप्त कर लो, फिर सत्ता को छोड़ो मत, चाहे कुछ हो जाए। ये बड़ी बात है, और ये बड़ी खतरनाक संकेत है इस बात का। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू। सुना आपने अभय जी की बात, अब तो आपको यकीन हुआ होगा कि आप कितनी खतरनाक साजिश में फंस रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, जगिए जगिए और जरूर जगिए। शुक्रिया।